हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर है। संसद के अंदर प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, उपराष्ट्रपति भवन पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, प्रधानमंत्री के आवास के बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रशासन ने सीधे आदेश दे दिए हैं कि प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार दी जाए। सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया के इतिहास में ऐसे बहुत कम प्रदर्शन हुए हैं जहां पर जेनजी यानी 18 से 30 साल तक की उम्र के युवा इतनी बड़ी तादाद में आकर के प्रदर्शन करें और उसके बाद में राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन। और सबसे बड़ी बात यह कि 24 घंटे पहले किसी को भनक तक नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए एक बार जरा। सरकार को कल्पना तक नहीं थी कि कभी इस तरीके से हो सकता है। सरकार कल्पना तक नहीं कर पा रही थी। 24 घंटे पहले सरकार के सलाहकार वो इस बारे में कुछ सोच भी नहीं पाए थे, लेकिन जिस तरीके से नेपाल में लोग सड़कों पर उतरे हैं, काठमांडू में युवा सड़कों पर उतरे हैं, जेनजी यानी 18 से 30 साल की उम्र के युवा सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। उसके बाद में सरकार ने कहा है कि सेना को खुली छूट है। गोली भी वहां पर चली है, फायरिंग हुई है और उस फायरिंग में करीब करीब दर्जन भर लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 पत्रकार वो भी गोली का शिकार बने हैं, उनकी भी मौत हो गई है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ है और किस तरीके का आक्रोश था, किस तरीके का वहां पर गुस्सा था। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए। सरकार को आखिरकार यह आदेश देने पड़े। कर्फ्यू लगा दिया गया है अब सब जगह पर, और उसके बावजूद जेनजी यानी युवा, उभरते हुए युवा वो सड़कों पर। मामला क्या है? मामला दरअसल ये है कि नेपाल की सरकार ने 26 अलग अलग ऐप्स उन पर बैन लगा दिया। 26 अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन पर बैन लगा दिया, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। इस तरह के जितने भी पॉपुलर ऐप्स हैं जिसके जरिए ये युवा अपनी बात कहते थे, अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे, अपनी अलग अलग कलाओं का प्रदर्शन करते थे, उन पर सरकार ने बैन लगा दिया। और उस बैन के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए, सरकार की नींव हिला करके रख दी। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ और सिर्फ ऐप पर बैन लगाने का है, या सरकार के खिलाफ लगातार लोगों में गुस्सा था और इस बैन ने उसमें चिंगारी का काम किया और उसके बाद में एक भयानक विस्फोट जो हम देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आई हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अनमूनन दुनिया के किसी भी कोने में ये माना नहीं जाता है कि 18 से 30 साल के युवा, 20-25 साल के युवा वो इस तरह का प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि 18-20 साल का जो भी नौजवान होता है वो अपनी जिंदगी के अंदर इतना बिजी होता है, या फिर उसको मुद्दों को लेकर के उतनी समझ नहीं होती है, गहराई नहीं होती है, या फिर उसके अंदर एक डर होता है, खौफ होता है। वो ये सोचता है कि कहीं पर कल को गोली लग जाएगी, पुलिस का केस लग जाएगा, माँ बाप क्या कहेंगे, पुलिस वहाँ पर उठा करके ले जाएगी। इस प्रकार के भी अलग अलग डर होते हैं उसके दिमाग में। तो ये जेनजी जो जनरेशन है, इसके बारे में माना जाता है कि ये उस व्यापक लेवल पर प्रदर्शन नहीं कर सकती। और नेपाल की सरकार ने भी यही आकलन किया, लेकिन ये आकलन पूरी तरह से फेल साबित हुआ। दर्जन भर लोग मारे गए। सरकार बताइए कि वो क्या कर रही थी। और ये मामला सिर्फ और सिर्फ ऐप्स पर बैन लगाने का नहीं है। ये कहा जा रहा है कि नेपाल में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, करप्शन हो रहा था और उसको लेकर के लोगों में गुस्सा था। लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कह रहे थे। जैसे भारत में आजकल आप देखते होंगे कि लोग अपनी बात कहते हैं कि यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, वीडियो बनाते हैं, डाल देते हैं। क्योंकि आप अखबार में, टीवी में अपनी बात नहीं पहुँचा पाएंगे। अखबार, टीवी, अलग अलग चैनल वो आपकी बात कहाँ दिखाते हैं? वो तो प्रवक्ताओं की लड़ाई से ही उनको फुर्सत नहीं है। ऐसे में लोगों को सहारा है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के सहारे कहीं पर मध्य प्रदेश में कोई एक महिला कहती है कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे यहाँ पर सड़क नहीं आ रही है। वो आवाज़ किसके जरिए आती है? सोशल मीडिया के जरिए आती है। तो इसी तरीके से नेपाल में भी लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को कह रहे थे, अपनी आवाज़ को सामने रख रहे थे, लेकिन उस पर किस तरीके का प्रहार हुआ
और उसके बाद में ये तस्वीरें गवाह है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि नेपाल में क्या कुछ हुआ है और लोग किस तरीके से सड़क पर उतर आए और सरकार के इसके बाद में हाथ पांव फूले हुए हैं। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इनसे कैसे निपटा जाए। नेपाल में सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान 16 लोगों की मौत हो गई है। एएनआई के मुताबिक नेपाल पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। 80 से ज्यादा युवा अभी भी घायल हैं। इस प्रदर्शन की अगुवाई जेनजी यानी 18 से 30 साल के युवा कर रहे थे। 12,000 से ज्यादा युवा प्रदर्शनकारी सोमवार सुबह संसद भवन परिसर में घुस गए, जिसके बाद में सेना को कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का यह पहला मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया। इसके बाद में संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम आवास के पास में इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी देश के लिए कि अपने इस प्रकार के युवा प्रदर्शनकारियों को दबा पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कम उम्र है और इस कम उम्र में लाठी भी पड़ेगी तो पता नहीं वो कितनी तेज पड़ जाए। लेकिन हालत वहां पर इस तरह की हो गई, संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया, तोड़फोड़ होने लगी, हंगामा होने लगा। कुछ तस्वीर आपको याद होगा, इसी तरह से श्रीलंका से सामने आई थी, बांग्लादेश से सामने आई थी, यहां तक कि अमेरिका से, कैपिटल हिल से वो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद में वहां पर उनके जो समर्थक थे वो बेडरूम तक घुस गए थे। ऐसे श्रीलंका में हुआ था, ऐसे शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद में बांग्लादेश में हुआ था, और वही अब नेपाल में हो रहा है। और भारत को ये सोचना चाहिए कि ये नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये तीनों पड़ोसी हैं और तीनों अलग अलग दिशाओं में हैं। और ऐसी खबरें कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक अलर्ट का काम करती हैं, क्योंकि वही सोशल मीडिया ऐप्स वो सब हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार को लेकर के कई बार यहां पर भी उस तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन नेपाल में जो कुछ हुआ है वो दुनिया के लिए एक तरीके से अलार्मिंग जैसा है। अभी तक तो हम सुनते थे कि अमेरिका के अंदर कोई 10वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का वो बंदूक लेकर के चला गया, ये बहुत वहां पर आम है, फायरिंग कर दी जाती है, लोग मारे जाते हैं। लेकिन वो एक अपने आप में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत है, कुछ पर्सनल है, कि 2 लड़कों के बीच में कुछ खुन्नस थी और उसके बाद में हो गया। लेकिन ये सोचने वाली बात भी है कि हमारे युवा किस तरीके के हो गए हैं कि इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा छोटे छोटे लड़कों में, 18-20 साल के लड़कों में इतना गुस्सा है। और ये गुस्सा, ये इस तरह के युवा जो है वो थकावट भी महसूस नहीं करते, एनर्जी होती है। नया बच्चा जो है वो क्या थकेगा। अब सरकार इसको लेकर के क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो देखने वाली बात है। लेकिन नेपाल में इतनी बड़ी तादाद में युवाओं ने सड़क पर उतर करके कम से कम ये बता दिया कि चाहे वो नेपाल के युवा हों, लेकिन डरने दबने वाले नहीं है सरकार से। और सरकार, कहा जा रहा है कि इसको लेकर के पूरी तरह से बैकफुट पर है। सरकार ने 3 सितंबर को सोशल मीडिया बैन किया था। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन का समय दिया था, समय सीमा दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हो गई। अब यहां पर 2 बातें हैं। नेपाल की सरकार की भी एक तरीके से बचकानी हरकत यहां पर दिखाई दे रही है। आप 26 ऐप्स पर जो है वो बैन लगा रहे हैं। आप एक तरफ जो है वो चीन के साथ में गलबहियां करते हैं और ये जितनी भी ऐप्स हैं ये सारी अमेरिका की हैं। तो मतलब वो एक तो एंगल समझ में नहीं आ रहा है, और जाहिर सी बात है अमेरिका की तरफ से भी कोई ना कोई इसमें पॉलिटिकल भी एंगल हो सकता है।
लेकिन चलिए हम पॉलिटिकल एंगल को अलग कर देते हैं। लेकिन क्या आप ये बताइए कि 7 दिन का आपने समय दिया, कंपनियों से कहा कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आपका एक लोकल यहाँ पर प्रतिनिधि जो है वो होना चाहिए, ये सारी बातें आपने कही। लेकिन अगर 7 दिन के बाद में वो चीज़ें नहीं हुई तो इस सरकार की ही तो जिम्मेदारी थी कि बीच का रास्ता निकाला जाता। सरकार की ही तो जिम्मेदारी थी कि कंपनियों के साथ में बातचीत की जाती और बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता निकाला जाता। अब ये जो युवा थे इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि 7 दिन का तो केवल अब कहा जा रहा है और सरकार ने अब ये परमानेंट अगर बैन कर दिया, और चूंकि अब 2 तारीख के बाद में समय सीमा भी समाप्त हो गई थी, तो युवाओं को लगा कि कंपनियां झुक नहीं रही है, सरकार पीछे हट नहीं रही है, ऐसे में किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लोगों का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप याद करिए 10 साल पहले, 20 साल पहले ज़्यादातर होटल्स में नेपाल के लोग होते थे, कुक का काम करने वाले, सर्व करने वाले, या वॉशिंग वगैरह करने वाले, या फिर घरों में हाउस हेल्प का जो काम करते हैं वो लोग बहादुर बुलाते थे, नेपाल के होते थे ज़्यादातर। और वाकई जो है बड़े वफादार आदमी होते हैं, बहुत अच्छे आदमी नेपाल के। हमारा नेपाल के साथ में रोटी बेटी का रिश्ता है, भारत के बहुत मैत्री संबंध है नेपाल के साथ में। लेकिन अब नेपाल के युवाओं को सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी कला को दिखाने का एक मौका मिला, अपने हुनर को जो है वो तराशने का एक मौका मिला, पैसा कमाया लोगों ने। जाहिर सी बात है, आज आप कहीं पर भी बैठ करके कुछ भी बोल रहे हैं, आज अगर आप YouTube पर कुछ खाना बनाने की विधि बता रहे हैं कि खाना कैसे बनाया जाता है, या गाड़ी कैसे ठीक की जाती है, या घुड़सवारी आप कैसे सीख सकते हैं, कुछ भी अगर आप सिखाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं सोशल मीडिया के जरिए, ऐप्स के जरिए, तो दुनिया भर में उसको देखा जाता है। दुनिया भर में अलग अलग मुल्कों में उसको देखा जाता है, और फिर अलग अलग मुल्कों के दर्शक वो आपके साथ में जुड़ते हैं, कुछ डायरेक्ट आपको पेमेंट करते हैं, कुछ डायरेक्ट आपको पैसा देते हैं, कुछ जो है फिर उसके बाद में एक बड़ा अमाउंट वो यूट्यूब की तरफ से, अलग अलग कंपनियों की तरफ से आता है। तो ऐसे में जो ये नेपाल के युवा थे, जिनको एक प्लेटफॉर्म मिला, जिनकी वजह से एक पहचान बनी, और उनको लगा कि अब नौकरी के साधन तो है नहीं नेपाल के अंदर, जो बाहर हम जाते थे, चाहे वो भारत में जाएं या किसी और मुल्क में जाए, तो वहां पर उतना पैसा मिलता नहीं था, और बाकी देशों में, अरब कंट्रीज में जाने की हिम्मत नहीं हो पाती थी, क्योंकि बेचारे उतना हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। तो कुल मिलाकर के उनके पास में जो जरिया खड़ा हुआ, जिस जरिए के सहारे उन्होंने अपनी पहचान बनाई, उस जरिए पर एक तरीके से अंकुश लगाने की कोशिश हुई, और उसके बाद में सब कुछ निस्तेनाबूत होने लगा। अब वहां पर विपक्ष की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि ये जो जेनजी हैं, ये युवा तबका है, इसके पास में एक ही प्लेटफॉर्म है कि वो सोशल मीडिया के सहारे अपनी बात को कह रहा है। वहाँ के पूर्व विदेश मंत्री, उनका बयान आया है और उन्होंने कहा है, प्रदीप गयावली, उन्होंने कहा है कि जेनजी पीढ़ी के पास में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसके लिए मंच तलाशने के लिए और कोई विकल्प नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब ये गेंद जो है इन युवा प्रदर्शनकारियों ने सरकार के पाले में फेंक दी है कि कंपनियां जाने या आप जानो, हमें तो सोशल मीडिया चाहिए। और आप सोचिए कि सोशल मीडिया अगर ना हो तो जो सरकारी मीडिया है या भोपू मीडिया है, वो तो सरकार का ही गुणगान करती है। लोगों के मुद्दों के लिए आज जो एक खिड़की का काम करती है, ऑक्सीजन का काम करती है सोशल मीडिया, उस पर अगर अंकुश इस तरीके से लगाया जाएगा तो जाहिर सी बात है, विरोध तो फिर उसका सुनाई देगा ही। और वही विरोध, उसी तरह का विरोध वो नेपाल के अंदर सुनाई दिया। अब देखिए, बड़ी बात इसमें यह है कि भारत में भी कई बार इस तरह की शिकायतें मिली। कई बार आपने देखा, हमने खबरें आपको बताई है कि ट्विटर ने भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया। भारत सरकार ने कहा कि किसान आंदोलन चल रहा है तो आप कुछ ये किसान नेताओं के अकाउंट्स को बंद कर दीजिए।
फेसबुक पर कहा गया कि आप ये फेसबुक पेज बंद कर दीजिए, या फिर जिस तरीके से अभी युद्ध का समय था तो उस वक्त में कहा गया कि ये फला फला जो पाकिस्तानी हैंडल्स हैं वो भारत में ना दिखे। तो सरकार का अंकुश होना चाहिए, सरकार के पास में पावर होनी चाहिए, इस बात में भी कोई शक नहीं है, क्योंकि जरूरी है। अगर युद्ध जैसे समय पर अगर सरकार के पास में ये पावर ना हो तो सोचिए आप, युद्ध केवल सीमा पर, बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता, युद्ध केवल गोली से, हथियारों से नहीं लड़ा जाता है, सूचनाओं से भी युद्ध लड़ा जाता है। और अगर वहां पर नैरेटिव के मामले में आपका दुश्मन अगर आपके मुकाबले में भारी पड़ गया तो आपके देश के अंदर लोगों का मनोबल टूट सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना भी नहीं होना चाहिए कि सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल दे। देश में ही अगर देश के ही मुद्दों पर अगर कोई बात कर रहा है तो उस आवाज को भी सुना ना जाए और उस आवाज को उभरने से पहले ही मिटा दिया जाए, तो फिर जाहिर सी बात है असंतोष आपके खिलाफ बढ़ेगा। और कुल मिलाकर के यही मामला है कि सरकार अब पूरी तरह से बैकफुट पर है। नेपाल में प्रदर्शन भयंकर तरीके से जोरों पर है। बताया जा रहा है कि रात 10 बजे तक संपूर्ण पूरी तरह से कर्फ्यू है, गोली मारने के आदेश है। उसके बाद में हो सकता है कि समीक्षा की जाएगी। मुझे लगता है कि सरकार इस मामले में बैकफुट पर जाएगी। सरकार इस मामले में मुझे लगता है कि सरकार पीछे हटेगी। सरकार हो सकता है कि कुछ टाइम दे दे, सरकार हो सकता है कि 15 दिनों का समय दे, सरकार हो सकता है कि ये कहे कि हम अभी इन ऐप्स को खोल रहे हैं, इनको 15 दिन का समय और दे रहे हैं, उसके बाद में स्थिति को फिर से हम लोग मॉनिटर करने का काम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो कंपनियां हैं उनको भी सोचना चाहिए। आप किसी मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत आपको सरकार की सुननी भी पड़ेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरीके की स्थिति नेपाल में है, युवा और सरकार वो आमने सामने हैं। अब देखते हैं कि इसमें कौन पीछे हटता है, कौन यहाँ पर जो है वो बैकफुट पर आता है और किसकी यहाँ पर जो जीत होती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।